तो साथियों शुरू करते हैं यूनिट 16 ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के कस्टमर जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स कैसे खोले जाते हैं। इसमें बात करेंगे हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट्स, ये सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और जो नॉन पर्सनल अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर जिन्हें कहते हैं, तो उसमें HUF, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ट्रस्ट के अकाउंट हैं, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, उनके अकाउंट क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज़ जो हैं, इन सभी के अकाउंट देखेंगे। साथ ही नॉमिनेशन के बारे में जानेंगे, नॉमिनेशन से जुड़े जुड़े क्या क्या रूल्स हैं, आधार कार्ड का बैंक अकाउंट में क्या यूज़ है, और सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जो है, जो डीरेगुलेटेड हो गए, डीरेगुलेशन जिनका हो गया है, तो वो क्या है। शुरू करते हैं साथियों। पहला टॉपिक है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट साथियों इंडिविजुअल नाम पे खोला जा सकता है, दो लोग मिलकर खोल सकते हैं या दो से अधिक लोग भी खोल सकते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो जो पर्सन खोल रहे हैं वो मेजर होनी चाहिए, यानी 18 साल से उनकी आयु अधिक होनी चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि लूनेटिक नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, और इनको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नॉमिनेशन किया जा सकता है इन अकाउंट्स में। और जॉइंट अकाउंट साथियों आइदर सर्वाइवर हो सकते हैं, बोथ जॉइंटली हो सकते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर हो सकते हैं, और जहां मल्टीपल पार्टनर्स हैं वहां पे एनीवन और सर्वाइवर। तो इन सभी कैटेगरी में जॉइंट अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। और इन अकाउंट्स में क्लेम का क्या प्रोसीजर होता है साथियों, स्पेशली अगर जॉइंट अकाउंट की बात करें, जॉइंट अकाउंट होल्डर में अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइवर है वो इंटाइटल हो जाता है उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए। और अगर मान लीजिए किसी अकाउंट में 3 अकाउंट होल्डर्स हैं, तीनों की अगर डेथ हो जाती है, या 2 हैं दोनों की डेथ हो जाती है, तो फिर जो नॉमिनी है वो फिर उस पैसे का हकदार हो जाता है। और बैंक जो है अपना राइट टू सेट ऑफ जो बैंक को मिला हुआ है उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा अगर अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल नाम में है, अकाउंट जो है जो उसका लोन अकाउंट है वो इंडिविजुअल नाम में है, और पैसे जो हैं उसके जो क्रेडिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो जॉइंट अकाउंट है, तो उस केस में बैंक राइट टू सेट ऑफ नहीं यूटिलाइज़ करेगा। साथियों राइट टू सेट ऑफ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपको फिर भी, कि अगर एक अकाउंट कस्टमर का क्रेडिट में होता है और दूसरा अगर डेबिट में होता है, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो, और उसका जो डेबिट अकाउंट है वो ओवर ड्यू हो रहा है, उसमें कोई किस्त जमा होनी बाकी है, तो बैंक के पास ये राइट है कि बैंक उसके जो सेविंग में जो पैसा पड़ा है उसको उठा के उसकी किस्त में, या जितना अमाउंट उसका ओवर ड्यू है उतना अमाउंट वहाँ से काट के उसके डेबिट अकाउंट में, उसके लोन के अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है। लेकिन वो दोनों अकाउंट जो है वो सेम कैपेसिटी में होने चाहिए, यानी कि अगर इंडिविजुअल किसी ने लोन ले रखा है और उसका जॉइंट अकाउंट है, तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट अकाउंट से पैसे काट के उसके इंडिविजुअल लोन के अकाउंट में डाल दिए जाएँ। अगर बैंक अकाउंट में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, सेविंग अकाउंट में कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर नहीं दिया गया है, तो उसमें जो अमाउंट है वो लीगल हेयर्स को बिलोंग करता है। माइनर का अकाउंट साथियों खोला जा सकता है, माइनर के सेविंग बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, टर्म डिपॉजिट, RD, ये सभी अकाउंट जो है माइनर के खोले जा सकते हैं। लेकिन माइनर का लोन अकाउंट नहीं खोला जा सकता, क्योंकि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार माइनर इज़ नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। और माइनर क्या होता है, 18 साल से कम एज, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें डिफाइन किया गया है कि जिसकी एज 18 साल से कम है, आयु 18 वर्ष से कम है, वो माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए उनका लोन अकाउंट नहीं खोला जा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और बैंक अगर वो कभी पैसे जमा ना करें तो बैंक उनसे क्लेम नहीं कर सकता, उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि लोन अकाउंट जब हम खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से होता है उसमें बैंक और कस्टमर के बीच में। तो इसीलिए माइनर्स के अकाउंट जो हैं वो हमेशा जो है सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट या RD ये सब खोले जाते हैं। और इसमें जो है मोस्टली गार्जियनशिप में खोले जाते हैं। अंडर गार्जियन जो ऑपरेट जो करा जाता है वो इनके जो नेचुरल गार्जियन है या लीगल गार्जियन है वो उसको ऑपरेट करते हैं। हालांकि जो RBI की रूलिंग्स आई हैं कुछ सालों से, अब साथियों जो 10 साल से ऊपर के जो है माइनर्स हैं, माइनर्स जो उनके 10 साल से ऊपर के हैं, वो खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को, और साथ ही इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर सकते हैं, और साथ ही बैंक को ये
बैंक जो हैं वो फ्री हैं कि उनको एडिशनल फैसिलिटी भी दे दें। इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक फैसिलिटी ये भी माइनर्स को दी जा सकती है। हालांकि इसमें क्राइटेरिया रहता है कि वो प्रॉपरली साइन कर सकता हो माइनर, और ये बैंक के ऊपर छोड़ा हुआ है आरबीआई ने कि उनके जो है 10 साल से ऊपर का अगर कोई माइनर है तो बैंक उनको एडिशनल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन बैंक वो अकाउंट जो है जो भी खोला है वो हमेशा क्रेडिट में होना चाहिए, कभी भी डेबिट में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कुछ अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में भी दी जाती है कई बार, तो वो ओडी की फैसिलिटी जो है माइनर्स को नहीं दी जाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है साथियों? HUF जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये बेसिकली अलग एक लीगल टैक्स एंटिटी जो बनाई जाती है। इसमें अलग टॉपिक है, इसमें टैक्स की सेविंग्स वगैरह के लिए HUF बनाया जाता है बिजनेस पर्पज़ से। तो इसको कौन कौन बना सकता है? बुद्धिस्ट, सिख, हिंदू, ये जैन, ये सब लोग जो हैं वो HUF बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है साथियों, HUF में एक ही परिवार के सारे लोग इकट्ठे होकर HUF फॉर्म करते हैं, जिसमें जो एल्डर मेंबर होता है, एल्डर मेल मेंबर जो होता है वो कर्ता कहलाता जाता है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको को पार्टनर्स कहते हैं। तो HUF सेविंग अकाउंट खोल सकता है, करंट अकाउंट खोल सकता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है, यानी कि FD भी रख सकता है। तो ये सारे अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही कैश क्रेडिट, टर्म लोन और बाकी तरह के लोन भी जो HUF है वो ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें साथियों, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं? एक तो फोटोग्राफ जो करता है उसका, और लोन अकाउंट के केस में साथियों क्या होता है कि KYC और फोटोग्राफ वगैरह हम बैंक सेफ साइड रहते हैं, और को पार्टनर जो होते हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। एड्रेस का प्रूफ और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सारा लिया जाता है। तो इस तरह से HUF का अकाउंट भी खोला जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट अगर खोलना हो तो साथियों, पार्टनरशिप फर्म के, क्योंकि ये एक बिजनेस एंटिटी है तो इसका करंट अकाउंट खुलता है, टर्म डिपॉजिट खुलता है और CC अकाउंट खुलता है, और साथ ही टर्म लोन खुलता है। तो ये सारे अकाउंट जो हैं खुलते हैं पार्टनरशिप फर्म के, या तो वो लोन लेते हैं नॉर्मली, या करंट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये सब खोले जा सकते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप अकाउंट अगर बैंक को खोलना है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में साथियों नॉर्मली जो बिजली का बिल या GST सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें, बिजनेस का प्रूफ वगैरह ये सब लगते हैं। और जितने भी पार्टनर हैं उनके KYC डॉक्यूमेंट, KYC में एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जो पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह चाहिए। और अगर फर्म जो है रजिस्टर्ड है, क्योंकि दोनों तरह से होती है, कई बार फर्म रजिस्टर्ड होती है, कई बार नहीं भी होती है, तो अगर रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। साथ ही अगर लोन अकाउंट खोला जाता है तो कुछ एडिशनल डिटेल्स भी, उसके बिजनेस का प्रूफ वगैरह वो सब भी देखे जाते हैं। बट अगर सेविंग अकाउंट खोलना है तो इतनी ही डिटेल काफ़ी है। लिमिटेड कंपनीज़ के केस में साथियों, शॉर्ट में, वैसे मैंने लिमिटेड कंपनीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ साथियों। लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी एक होती है जो कि उसके, क्योंकि कंपनीज़ में डायरेक्टर होते हैं, तो वो जो कंपनी जो होती है वो अपने डायरेक्टर से अलग होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के पास ये पावर होती है कि कंपनी किसी के ऊपर क्लेम कर सके, और कंपनी के ऊपर भी कोई क्लेम, या जो कहते हैं कि सू कर दिया जाता है तो सू किया जा सकता है, उसके ऊपर भी क्लेम किया जा सकता है। लिमिटेड क्यों लगाते हैं साथियों? क्योंकि इनकी जो इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी जितना उनका शेयर है कंपनी में उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, उसके अलावा उनकी लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी कभी बैंकरप्ट होती है या उसके ऊपर क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर जो हैं या बैंक जो हैं वो पैसा वसूलने के लिए जो उनके कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी अगर कोई है उसको भी अटैच कर लें, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए लिमिटेड कंपनीज़ जो हैं खोली जाती हैं नॉर्मली। अब 3 तरह की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं साथियों जो उसमें बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी साथियों ये उससे जुड़ा हुआ है जिनके जो मार्केट में लिस्टेड हैं, शेयर्स जिनके इशूज़ किए जा चुके हैं, उनको हम पब्लिक लिमिटेड कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में जो उसमें लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो प्राइवेट लिमिटेड में आती हैं। गवर्नमेंट कंपनी उन्हें कहते हैं हम साथियों जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो मेजर जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट है। तो पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड में साथियों 3 डायरेक्टर जो है मिनिमम होने चाहिए पब्लिक में, और प्राइवेट में 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब इसका अगर अकाउंट खोलना है लिमिटेड कंपनी का,
तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक बोर्ड रिजोल्यूशन जिसमें अकाउंट ओपनिंग का रिजोल्यूशन जो है पास किया गया हो, वो बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए। साथ ही जो डायरेक्टर्स हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सब हमें चाहिए होते हैं। ट्रस्ट साथियों अलग एंटिटी है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो नॉर्मली स्कूल्स वगैरह हैं या एनजीओज़ और ट्रस्ट ये मिलते जुलते ही हैं, तो ये खोले जाते हैं जैसे जो संस्थाएं चलाते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज हैं या और भी कई तरह के जो बिजनेसेस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नॉर्मली जो हैं वो ट्रस्ट चलाते हैं। या जो कई हॉस्पिटल्स हैं वो ट्रस्ट के होते हैं। कई बार जो बड़े मंदिर मस्जिद वो इस तरह की जो है पूजा घर जो हैं वहाँ भी ट्रस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रस्ट बनाए जाते हैं, उनके अलग पर्पज़ हैं। अब ट्रस्ट के अगर अकाउंट खोलने हैं तो साथियों हमें ट्रस्ट डीड चाहिए, कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है उनका वो चाहिए। साथ ही रिजोल्यूशन इनका भी होना चाहिए, जो कि अकाउंट खोलने का रिजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए, वो चाहिए। इन सब की कॉपी चाहिए हमें। और करंट जो ट्रस्टी हैं उनकी लिस्ट, ऑथेंटिकेटेड लिस्ट होनी चाहिए और ऑफिस बियरर्स जो हैं उनकी लिस्ट, ये सब कुछ प्रॉपर जो है बैंक को मिलनी चाहिए। और एड्रेस प्रूफ चाहिए। साथ ही बेनिफिशियल ओनर जो हैं उनकी डिक्लेरेशन। इसके अलावा जो ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे या जो बैंक जो ऑपरेट करेंगे अकाउंट को ट्रस्ट के बिहाफ पे, तो उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो साथियों इतनी सब चीज़ें चाहिए ट्रस्ट का अकाउंट खोलने के लिए। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं साथियों? एग्जीक्यूटर और दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। अगर कोई पर्सन है वो डिसीज हो जाता है, किसी की प्रॉपर्टी है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उस पैसे को कौन मतलब यूटिलाइज़ करेगा, या उसकी कोई कंपनी है या बिज़नेस है, सेटअप है, तो उसकी जो देखभाल कौन करेगा? तो इन सब के लिए जो है एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं। तो एग्जीक्यूटर क्या है साथियों? एग्जीक्यूटर वो पर्सन है जिसको, जो डिसीज्ड पर्सन है, तो वो अपने जीते जी अगर अपनी विल में जो उसने वसीयतनामा जिसे कहते हैं, वसीयत में अगर किसी पर्सन का नाम लिख गया है कि ये पर्सन जो है मेरे ना होने पर जो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो उसको उस केस में तो वो एग्जीक्यूटर हो जाता है। लेकिन अगर वो पर्सन है जिसकी मृत्यु हुई है, डिसीज्ड पर्सन जो है, वो अपने जीते जी किसी पर्सन का नाम नहीं दे जाता है, तो उस केस में ये कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट करता है कि भाई ये पर्सन थे, इनकी मृत्यु हो गई है, अब आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करोगे, हम आपको ऑथराइज़ करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करोगे और इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो जिनकी लेनदारी देनदारी जो भी है, इसको देखोगे। तो एग्जीक्यूटर तो जो है उसमें तो सिंपल है कि जो विल में लिख दिया वो उसके बाद में वो पर्सन है जो है वो एग्जीक्यूटर काम करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर में साथियों एक तो ये है कि अगर उसने डिसीज जो पर्सन है उसने अपनी विल में किसी का नाम मेंशन ही नहीं किया है। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर उसने नाम तो मेंशन किया है लेकिन जिसका नाम मेंशन किया है उसकी भी मृत्यु हो गई या उसकी उससे पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में क्या कौन करेगा? तब भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है कोर्ट अपॉइंट करेगा। या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है कि डिसीज जो पर्सन है वो किसी का नाम तो दे के गया विल में, लेकिन जिसका नाम दे के गया वो रिफ्यूज़ कर रहा है एग्जीक्यूटर की तरह एक्ट करने के लिए। वो बाद में मना कर देता है कि भाई मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा किसी भी अपने रीज़न से, तो उस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट किया जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं या एग्जीक्यूटर जो होते हैं, इनको कई बार अपना जो काम इनको सौंपा गया है, ये काम पूरा करने के लिए, ये बिज़नेस एम्पायर को संभालने के लिए तो बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका बैंक अकाउंट कैसे खोला जाएगा? इनका बैंक अकाउंट साथियों पहला तो ये है, चाहे एग्जीक्यूटर हो या एडमिनिस्ट्रेटर, बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक सबसे पहले मांगता है प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है साथियों? एक बेसिकली कोर्ट जो है एक अथॉरिटी देता है उस पर्सन को, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर को, कि आप ऑथराइज्ड हैं और आप अकाउंट खोल सकते हैं और ये ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो उस केस में बैंक जो है प्रोबेट मांगता है सबसे पहले। तो प्रोबेट के बाद में दूसरी चीज़ जो है उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए जाएंगे, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, तो ये सब होने चाहिए। और साथ ही जो इनका जो अकाउंट खोला जाता है उसमें एक नाम के साथ में उसमें मेंशन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर। तो
तो अकाउंट जो ना खोला जाएगा नाम के साथ एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से इनके अकाउंट खोले जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ साथियों क्या होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, कई लोग मिलकर सोसाइटीज़ बना लेते हैं, आपस में एक दूसरे की ज़रूरतें, स्वयं सहायता समूह जिन्हें कहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें, कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो मिलकर कई जो संस्थाएं, जो लोग हैं वो संस्था बना लेते हैं। तो कोऑपरेटिव हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाते हैं। अब इनके क्या होते हैं साथियों, अलग अलग रूल्स बाय लॉज होते हैं जो बनाते हुए रखे गए होते हैं। तो बैंक को अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अकाउंट कोई खोलने को आता है तो बैंक को पहले तो इनके बाय लॉज देखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में उनके बाय लॉज में मेंशन होता है कि इनके अकाउंट जो है की परमिशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है या नहीं दी होती है। तो वो देखना है बैंक को कि ऐसा कुछ तो नहीं है, उनके जो बाय लॉज हैं उसमें उसके अनुसार वो ऑथराइज्ड हैं कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए। साथ ही 3 लोगों के लिए रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बैंक अकाउंट खोलने का, जैसे कि हमने ट्रस्ट के केस में देखा था। और रेजोल्यूशन पास होने के लिए इसमें 3 लोगों के साइन ज़रूरी हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये होने चाहिए। और इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये तो हमें चाहिए। अब गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडीज़ का अगर कोई अकाउंट खोलना है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट आपके पास खोलने को आया है, तो उसमें जनरल जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या मांगने चाहिए हमें। सबसे पहले तो ये है कि जिस डिपार्टमेंट का अकाउंट आपके पास खुलने को आया है, बैंक में खुलने को आया है, तो बैंक को चाहिए कि सबसे पहले तो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि जो उस डिपार्टमेंट का हेड है उसकी तरफ से ये अथॉरिटी मिली होनी चाहिए, वो परमिशन दे रहा है उन अपने ऑफिशियल्स को कि आप बैंक में अकाउंट खोल सकें। कि ऐसा तो नहीं है कि अपने जो उनका जो हेड है उसने अथॉरिटी दी नहीं है और अपने से कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ कोई उसका डिपार्टमेंट का आके बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है, वो अनऑथराइज होगा उस केस में। तो ऑथराइज होना चाहिए, अथॉरिटी जो है उसके बैंक के डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट हेड जो है वो ऑथराइजेशन देना चाहिए उसको, ऑफिशियल्स को, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स को जिनको अकाउंट खोलना है। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, लोकल बॉडी के लिए, तो वो होनी चाहिए जिसमें ये मेंशन हो कि जो पर्सन, जो एग्जीक्यूटिव जो है, जो अकाउंट ओपन या ऑपरेट करेंगे, वो इस चीज़ के लिए ऑथराइज हैं रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार। तो ये सब अगर है, उसके बाद में केवाईसी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं जो उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, एड्रेस, आईडी प्रूफ और सिग्नेचर वेरीफाइड होनी चाहिए उनके। तो ये सब हैं साथियों। इसके अलावा नॉमिनेशन की बात करते हैं। नॉमिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब नॉमिनेशन का जिक्र नहीं था, जब नॉमिनेशन नहीं होते थे अकाउंट में, तब क्या होता था, जब पर्सन कोई डिसीज़ हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती थी, उस केस में बैंक को काफ़ी दिक्कत होती थी, इवन उनके लीगल एयर्स को भी काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो अकाउंट में जो पैसा होता था, अब बैंक को ये होता था कि वो किस तरह से इनको लीगल एयर्स को या ट्रू बेनिफिशरी जो हैं उनको ट्रांसफ़र करे। तो उसके बाद में नॉमिनेशन फैसिलिटी स्टार्ट की गई। नॉमिनेशन फैसिलिटी में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है साथियों कि एक बार अगर पर्सन ने अपने जीते जी किसी को नॉमिनी बना दिया कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में मेरा जो इस अकाउंट में पैसा है वो इस पर्सन को दे दिया जाए, तो फिर उसमें बैंक को कोई दिक्कत नहीं होती है। मृत्यु के बाद बैंक जो है आसानी से, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर या बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत उसके बिना भी बैंक जो है पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। अब नॉमिनेशन जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा, उसके अंडर में है। सेक्शन 45 ZA से लेके ZF तक ये नॉमिनेशन मेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। और अलग अलग केस में अलग अलग सेक्शंस जो हैं उनके सब सेक्शंस हैं, जिसमें अलग अलग जो हैं एंटिटीज़ हैं उनके लिए नॉमिनेशन का जिक्र हुआ है। साथ ही इनके जो फॉर्म्स जो होते हैं नॉमिनेशन जिस पे फाइल किया गया है, वो भी, उसका भी फॉर्मेट जो है मेंशन किया हुआ है। नॉमिनेशन साथियों अकाउंट होल्डर का राइट है कि वो एक पर्सन को या एक से ज़्यादा पर्सन को ऑथराइज़ कर सकता है कि उसके जो भी अकाउंट्स हैं उनका पैसा उनको दे दिया जाए। और इसमें क्या है साथियों, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नॉमिनेशन किन के लिए अवेलेबल होता है, जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंट खोले होते हैं उनमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे सिंगल अकाउंट हुआ, जॉइंट अकाउंट हुआ, या सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकाउंट होता है, वो भी क्योंकि एक ही प्रोप्राइटर है उसका, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट की कैपेसिटी में, पर्सनल अकाउंट की में ही आ जाता है, तो उसमें भी नॉमिनेशन हो सकता है। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो होते हैं उसमें नॉमिनेशन का नहीं है साथियों, जैसे कि ट्रस्ट वगैरह के अकाउंट हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट हैं, इनमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं होती। अब माइनर साथियों नॉमिनी हो सकता है,
माइनर को हालांकि नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई फादर है, उसने अपने बेटे को नॉमिनी बना दिया और नॉमिनी जो है वो माइनर है, वो और उसके फादर की मृत्यु हो जाती है, तब तक उसका जो बच्चा है वो 18 साल का नहीं हुआ है, मेजर नहीं हुआ है, उस केस में जो है उसका पैसा जो है वो नॉमिनी को नहीं मिलेगा, वो नॉमिनी के बिहाफ पे उसका जो लीगल गार्जियन होगा वो उस पैसे को रिसीव करेगा। और एक अकाउंट में साथियों एक ही जो है नॉमिनी रखा जाता है। हालांकि अगर मल्टीपल अकाउंट हैं किसी पर्सन के, मान लीजिए 2-3 अकाउंट हैं, तो उसमें अलग अलग नॉमिनी रख सकता है, लेकिन एक अकाउंट में एक ही नॉमिनी बैंक रखने को कहते हैं। और नॉमिनी को साथियों जॉइंट अकाउंट अगर है, 2-3 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो नॉमिनी को जो पैसा जो मिलेगा वो तभी मिलेगा जब जो सारे अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए आइदर सर्वाइवर है, एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई तो सर्वाइवर जो है वो जो दूसरा अकाउंट होल्डर है वो उसको चलाएगा। जब उसकी भी मृत्यु अगर हो जाती है, दोनों की एक साथ हो जाती है या फिर, तो उस केस में जब कोई नहीं है तो फिर जाके नॉमिनी पिक्चर में आता है, तब उसकी जो क्लेम्स हैं वो नॉमिनी को मिलेंगे। अब साथियों आधार कार्ड की बात करते हैं। आधार कार्ड आप सभी जानते हैं, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आधार कार्ड साथियों जैसे कि काफ़ी हद तक जो बैंक हैं वो आधार कार्ड मैंडेटरी जैसा ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी बीच में आई थी अलग अलग कि बिना आधार कार्ड के भी अकाउंट खोले जाएं, लेकिन अभी भी जो मेजरली जो है जब आप अकाउंट खुलवाने कोई जाता है तो बैंक्स जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं, और आधार में अगर आपका उनका डेटा होता है तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। वहाँ आपको सिंपली अपना जो पर्सन है जो अकाउंट खुलवाने आया उसको अपना थंब लगाना है, सारी डिटेल्स उसकी जो है अपने आप ही फैच हो जाती हैं। तो आधार को यूज़ किया जाता है केवाईसी की तरह, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में भी आधार काम करता है। साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट जो रूलिंग आरबीआई की कुछ साल पहले आई थी, जिसमें ये था कि सेविंग अकाउंट के जो है इंटरेस्ट जो है वो बैंक के ऊपर छोड़ दिया है कि बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट कस्टमर को देना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जो अलग अलग बैंक्स जो हैं वो सेविंग अकाउंट में अलग अलग इंटरेस्ट उनके होते हैं। कई प्राइवेट बैंक जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं सेविंग अकाउंट में, या कुछ स्कीम्स ऐसी निकालते हैं। हालांकि वो बात अलग है, उनमें वो मिनिमम बैलेंस ही मान लीजिए 50,000 रख दें, सेविंग अकाउंट है लेकिन मिनिमम बैलेंस ही 50,000 70,000 रख दें, और उसके बाद में हो सकता है वो 4% 4.5% इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम रहता है, इस समय 3.25% के आसपास है। तो लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, क्योंकि आरबीआई ने जो है बैंक्स को छूट दे रखी है कि वो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं। हालांकि कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हैं आरबीआई की उन्हें फॉलो करना होता है बैंक्स को। तो साथियों